दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 28 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कई बड़े समाचार, बड़ी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए और 2 अक्टूबर 2023 के अपने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के समापन भुगतान दिवस के संदर्भ में अपनी अपील करने के लिए, आप सबको गाइड करने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेना, चूँकि ये बड़े काम का वीडियो होगा। इसके बाद शायद कई दिन हम वीडियो ना बना पाएँ, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं, चूँकि अब 3 ही दिन शेष रह गए हैं 2 अक्टूबर के। तो इसलिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, खास तौर से हमारे ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारी साथी, ताकि आप अपने अपने स्तर से बेहतरीन तैयारियां भुगतान दिवस 2 अक्टूबर 2023 की करके 2 अक्टूबर को ही देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करवा सकें। सूचनाएं सुनाने से पहले, चूँकि सूचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, और कई कंपनीज़ के विषय में है, बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के विषय में भी है एक सूचना बड़ी महत्वपूर्ण, वो भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन वो सबकी ही है ये एक तरह से, चूँकि सबकी स्थितियां सेम हैं दोस्तों, इसलिए सब उसको ये मान लेना कि वो सब पर लागू होती है। PACL के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा, सहारा के विषय में भी बताऊंगा, टोगो, GCA, कल्पतरु, कल्पवट, करम भूमि और ये जितनी भी हैं, रोज वैली, आदर्श, JKB, ट्रिनिटी, जनशक्ति वगैरह, अनंत निधि वगैरह जितनी भी हैं, सभी पर मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, सूचना मिलती रहे और आप घर बैठे ही अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो लड़ाई है वो यही है कि कम से कम आपका भुगतान आपके घर बैठे ना हो तो आपके ज़िले से या तहसील से अवश्य हो जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज मैं बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के विषय में आपको बता दूं कि उसकी लगभग 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ED ने सीज की हैं, और ये मान लिया है कि हमने उसकी 250 करोड़ प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया है। दूसरी, चूँकि कल उसमें 27 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में डेट थी, इस पर सुनवाई चल रही है, आपको पता होगा, तो उसमें अब 5 अप्रैल की डेट लग गई है। और दोस्तों ये जो डेट खिंच रही हैं हाई कोर्ट में, उसका कारण हमेशा एक ही होता है कि इंटरवेंशन। बहुत सारे लोग जब शुरुआत में कोई लड़ाई शुरू होती है तो उसको हल्के में लेते हैं और बाद में फिर कई गुना पैसा खर्च करके उसमें इंटरवेंशन करते हैं, और उन इंटरवेंशंस एप्लीकेशंस की वजह से सुनवाई लगातार लंबी खिंच जाती है। लगभग 120 इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारे इस बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UP गवर्नमेंट, ED, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड में भी दाखिल की लोगों ने, जो कल सभी खारिज कर दी गई हैं। चूँकि हमारा कहना ये था कि साहब इसकी वजह से हमारे केस को डिले ना किया जाए, इसमें जल्दी जजमेंट दिया जाए, तो सभी इंटरवेंशन पिटीशन जो थी वो सभी खारिज कर दी गई हैं। और हमारी जो पिटीशन थी, याचिका थी, उस पर 5 अप्रैल 2024 की फाइनल हियरिंग ऑर्डर की डेट हाई कोर्ट ने तय कर ली है। एक केस कुछ धूर्त किस्म के लोगों ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में भी डाला है, और लोग इतने भोले भाले हैं कि वो उनके झांसे में आकर के उसमें भी आ जाते हैं। वो भी लगातार पेंडिंग चल रहा है और उसमें भी कुछ होना नहीं है। वो अंततः केस दिल्ली हाई कोर्ट आना है, चूँकि दिल्ली हाई कोर्ट में 2020 से लगातार रिट पिटीशन 2372/2020 पर हमारा यही केस चल रहा है। एक मामला 2 कोर्ट में नहीं चल सकता, तो सुप्रीम कोर्ट से वो केस जल्दी वहाँ से खारिज होगा सुप्रीम कोर्ट से, और वो दिल्ली हाई कोर्ट ही आएगा। इसी केस को सबको सम्मिलित करना पड़ेगा, लेकिन सम्मिलित होने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जिनको भी इस केस को ज्वाइन करना है, उन्हें
अपने पिटीशन की कॉपी हमें देनी होगी, हमारे वकील से कंसल्ट करना होगा, और जो ऐसा नहीं करेंगे हमें धोखे में या अंधेरे में रखते हुए चाहेंगे कि वो इस केस में इंटरवेंशन कर जाएं, ये संभव नहीं है। जो प्रोसेस है कोर्ट कचहरी अदालत का वो आपको सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लो हम हाई कोर्ट से जीत भी गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत भी गए, तो उसमें होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो अब से पहले भी सैकड़ों आ चुके हैं, सैकड़ों मामलों में, न केवल सहारा इंडिया के विषय में, PACL पल्स के विषय में, साईं प्रसाद के विषय में, साईं प्रकाश के विषय में, आदर्श के विषय में, और हज़ारों कंपनीज़ के विषय में आए हैं, JKV, JVG, कुबेर इत्यादि इत्यादि के विषय में। लेकिन वो सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले धूल फांक रहे हैं। उन फैसलों से केवल सेबी की आमदनी बढ़ी है, कुछ रिटायर्ड जजों को जिनकी अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई, जस्टिस लोढ़ा, जस्टिस अग्रवाल, उनकी आमदनी बढ़ गई है, उनका जीवन बढ़िया चल रहा है। कुछ लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिए हैं, आदर्श और संजीवनी जैसी उन पर, JKV जैसी पर। उन लिक्विडेटर्स की अच्छी खासी जीवन चल रहा है, चूँकि वो भी ज़्यादातर रिटायर्ड IAS होते हैं, उनको भी आराम से अच्छा मोटा भत्ता और वेतन मिल रहा है, ऑफिस मिल रहे हैं, और तमाम तरह के अवैध कमाई के ज़रिया उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के आदेश की आड़ में मिल गए हैं। लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है किसी का भी। दोस्तों हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बनाकर देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की, चाहे वो किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, उन सब के लिए एक लड़ाई लड़ी कि कोई ऐसा कानून बने देश में जिस कानून के मार्फत कोई भी पीड़ित जमाकर्ता निवेशक अपना भुगतान अपने ज़िले से प्राप्त कर सके। इस तरह के और बहुत सारे कानून हैं, जैसे कोई किसी की मजदूरी हड़प लेता है तो मिनिमम वेज एक्ट है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है, और कई कानून हैं इस तरह के। कोई किसी की फसल की मूल्य नहीं देता है खरीद कर तो उसके लिए बाकायदा एग्रीकल्चर एक्ट है, मंडी एक्ट है, और भी हैं कई इस तरह के कंपनसेशन एक्ट्स हैं कि अगर कोई अपराध पीड़ित है तो उनको कंपनसेट किया जाए। वो सब एक्ट जिला स्तर पर लागू हैं। अगर कहीं किसी का भुगतान लंबित होता है तो वो अपने अपने ज़िला या तहसील के स्तर पर अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन देकर अपना भुगतान सरकार के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। हमारी लड़ाई भी यही थी, चूँकि ठगी के मामले 1978 से लगातार ठगी की घटनाएं हो रही थीं, करोड़ों लोग ठगी का शिकार बने थे, बन रहे हैं, लेकिन ठगी पीड़ितों के लिए कोई कानून ना होने के कारण उनका भुगतान का कोई सरल मार्ग नहीं था, भुगतान नहीं हो पाता था। तो हमें और हमारे जैसे बहुत लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम, कोई ना कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसके माध्यम से सरकार ठगी पीड़ितों का भी भुगतान करे, उनके भुगतान की गारंटी का जिम्मा ले। दोस्तों अंततः मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ा योगदान तो उन 5 लाख साथियों का है जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण, और हमारे उन 1250 सैनिकों का जो देश की सीमाओं पर तैनात थे, उन्हें किसी दुश्मन से लड़कर उन्होंने शहादत नहीं दी, लेकिन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण उन्होंने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और जब ये विषय हमने जोर शोर से जान हथेली पर लेकर उठाया तो अंततः सरकार को झुकना पड़ा। RSS के बड़े बड़े लोगों से हमारी बात हुई, उनको बताया तो उन्होंने कुछ शर्तें हमारे सामने रखी थी कि आप ये बार बार सैनिकों की जीवन लीला समाप्त होने का जिक्र मत किया करो, इससे बड़ा गलत संदेश जाता है, हमारी सरकार की बदनामी होती है और ऐसा लगता है कि हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं, हम सेना का सम्मान नहीं करते, खोखले हैं, ढोंग ढकोसले करते हैं। इसके बदले आप चाहो तो हम आपकी कमेटी के तमाम लोगों का जितना भी पैसा डूबा है बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में वो वापस कर देते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है दोस्तों, इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं, हमारे पास साक्षी हैं। हमने उसे स्वीकार नहीं किया, हमने कहा कि नहीं, हमें तमाम पीड़ितों का भुगतान चाहिए, इसके लिए मैकेनिज्म चाहिए, कानून चाहिए। तो अंततः दोस्तों इन तमाम साथियों के बलिदान के कारण सरकार को विवश होकर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर सबके भुगतान की गारंटी लेनी पड़ी।
और कानून में ये व्यवस्था की गई अन्य कानूनों की तरह ही, जिनका जिक्र अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था, कि कोई भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस कानून के अंतर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करके अपने तहसील और जिला के माध्यम से अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में प्राप्त कर सकता है। मिनिमम वेज एक्ट में भी यही प्रोविज़न है दोस्तों। 6 महीने के अंदर वो अपनी जो भुगतान राशि लंबित होती है उसके 10 गुना तक पैसा प्राप्त कर सकता है। उसमें 3 साल की सजा है, लेकिन ये जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून है, चूँकि इसमें बहुत लोगों ने सुसाइड की, उस वजह से इसको आजीवन कारावास तक की व्यवस्था की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, 180 दिन में इसको भी टाइम बाउंड किया गया। हर जिले में तहसील में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों की व्यवस्था की गई अपॉइंट करने की। लेकिन दोस्तों, ये सारी व्यवस्था हो जाने के बाद भी देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के आवेदन तक नहीं लिए गए कई वर्षों तक। 21 फरवरी 2019 से इस कानून को अस्तित्व में लाया गया, लेकिन 2022 तक कहीं इस कानून के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारियों की पद पट्टिका तक नहीं लगी थी, कहीं भुगतान पटल स्थापित नहीं हुए थे, कहीं कोई आवेदन नहीं लिया गया था। हमने इसके लिए एक अनवरत संघर्ष किया। मिशन भुगतान भारत यात्रा के नाम से पूरे देश में एक कार्यक्रम आरंभ किया, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को जागरूक किया, एकजुट किया। शासन प्रशासन से ये मांग की लगातार कि आप पद पट्टिका लगाएं, भुगतान पटल स्थापित करें, विज्ञापन जारी करें अखबारों में और आवेदन आमंत्रित करके लोगों के आवेदन लें और उनका भुगतान करें। अंततः हमारे इस संघर्ष को बड़ी सफलता मिली। न केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में, लगभग 19 राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हुई। कहीं कहीं भुगतान के आवेदन तहसील स्तर पर भी लिए गए। इस 1 साल के दौर में दोस्तों, मैं समझता हूँ ये हमारे संघर्ष की एक बड़ी उपलब्धि थी। परमपिता परमेश्वर सूर्य नारायण की कृपा थी, उनका आशीर्वाद था कि हम इसमें सफल रहे। पूरा देश ये जान सका कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बट्स एक्ट देश में लागू हो चुका है और उसके तहत सबका भुगतान होना है। तमाम लोग उस एक्ट के तहत अपने अपने आवेदन अपने अपने ज़िलों में दाखिल करें। और दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में, दिल्ली में इसके लिए लंबी लंबी पंक्तियां लगीं, हजारों हजार लोगों की भीड़ दिनों रात जिला कार्यालयों पर लाइन में लग गई अपने आवेदन ले ले करके, तो सरकार को लगा कि यार सच में करोड़ों लोग हैं और कहीं ये एकजुट हो गए तो सबका भुगतान करना पड़ेगा। और सबका भुगतान करना पड़ा तो जो हमने ठगों के मार्फत जनता की गाढ़ी कमाई को हड़पा हुआ है, कहीं ईडी के द्वारा, कहीं सेबी के द्वारा, कहीं लिक्विडेटर के द्वारा, कहीं एनसीएलटी के द्वारा, एनसीएलटी के द्वारा, तो वो सारी हमें वापस करनी पड़ जाएगी। और अगर वापस नहीं करेंगे तो ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नाम का संगठन हमारी सत्ता को ध्वस्त कर देगा, हमारा अस्तित्व समाप्त कर देगा। ये तमाम, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकारें हों या पॉलिटिकल पार्टीज हों, सबको ये आभास हो गया और सब ने मिलकर के एक षड्यंत्र के तहत सबको बांटने का काम आरंभ कर दिया। कहीं सहारा सीआरसी पोर्टल आरंभ किया, तो कहीं आदर्श के लिए कोई पोर्टल बनाने की बात हुई, तो कहीं संजीवनी के लिए, तो किसी राज्य ने कुछ अलग रूल्स तय कर दिए बट्स एक्ट के, तो किसी ने कुछ कर दिया। कहीं भी इस कानून में एक रूपता नहीं रही दोस्तों। महाराष्ट्र में अलग ऑफिसर्स को सक्षम अधिकारी बनाया गया, उड़ीसा में अलग, गुजरात में अलग, यूपी में अलग, उत्तराखंड में अलग, कहीं कुछ और कहीं कुछ। इस कानून में बहुत सारे फेर फार हेर फेर करने की, धोखाधड़ी और साजिश रचने का प्रयत्न
सरकारों ने किया है, जिस कारण से आज भी इस कानून के द्वारा किसी का भुगतान नहीं हो पा रहा और सरकार ने अपने ही कुछ लोगों से कुछ संगठन बनवाकर लोगों को बट्स एक्ट 2019 के संदर्भ में भ्रमित करने का भी प्रयास किया। इस कानून को एजेंट्स के खिलाफ बताकर दुष्प्रचारित किया गया ताकि लोग एजेंट इससे डर जाएं और वो निवेशकों को इसके बारे में जानकारी ना दें। और ये जो आंदोलन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान का, 180 दिन में भुगतान करवाने का, ये समाप्त हो जाए, मृत हो जाए। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ईश्वर यश करोति शोभनम करोति, वो जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं और आपके भले के लिए करते हैं। ईश्वर ने हमें शक्ति प्रदान की, ऐसे ऐसे साथी हमें पूरे देश भर में दिए जो तन से, मन से, धन से हमारे साथ जुटे और हमने देश में एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिसके समक्ष सरकारों को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री तक ने हमको दबाने का, डराने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी हम डरे नहीं, दबे नहीं। हमने अभी पिछली 31 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में किया। तमाम राज्यों की विधानसभाओं का घेराव अभी 26 तक रहा है। बड़े ज़बरदस्त कार्यक्रम हुए हैं जिसके दबाव में आकर न केवल बिहार में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और आपका हरियाणा में, उत्तराखंड में, आपका दिल्ली में, तमाम जगह बट्स एक्ट की नियमावली अधिसूचित हुई हैं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं। ये बड़ी उपलब्धि हैं तमाम दोस्तों। ये सब आपके प्रबल आंदोलन की प्रबलता के कारण हुआ है। अगर आप चुप बैठ गए होते, डर गए होते, तो 50 वर्ष तक भी कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार बट्स एक्ट 2019 के तहत कहीं भी भुगतान के आवेदन नहीं लेती, न ये प्रक्रिया शुरू होती, न किसी का भुगतान होता। परसों एक खबर चल रही थी दोस्तों, देखना, उसको आप भी सर्च मार लेना, हमारे उत्तर प्रदेश की है। सरकार ने अभी एक आदेश जारी कर दिया है मौखिक रूप से कि भाई ये जो भी जिला कलेक्टर्स के यहाँ आवेदन लिए गए हैं बट्स एक्ट या पीआईडी एक्ट्स के अंतर्गत भुगतान के, उन सबको तहसील स्तर पर वितरित कर दिया जाए और एसडीएम साहिबान उन आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए पीड़ितों का भुगतान कर दें। लेकिन दोस्तों इसमें एक बड़ा लकूना है, भुगतान होगा कैसे? इस कानून में ये व्यवस्था है कि सबसे पहले सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी, जो भी आरोपी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके नाम पर जो प्रॉपर्टीज होंगी, चल या अचल, अकाउंट्स में या वैसी, उनको सीज करेंगे, उनको नीलाम करेंगे। उनसे भी आवेदकों की पूर्ति नहीं होती है तो जो इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चलाने वाले लोग हैं, संचालक हैं, इनके डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग हैं, उनकी निजी प्रॉपर्टीज़ को सीज करके नीलाम किया जाएगा। और उससे भी पूर्ति नहीं होती है तो सरकार की जो क्षतिपूर्ति स्कीम्स होती हैं उनसे पूर्ति की जाएगी और आवेदकों का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन के अंदर अंदर निश्चित रूप से उनको वापस किया जाएगा। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जैसे सहारा समूह है, उसका लगभग 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास है। सेबी सेंट्रल की एजेंसी है। अभी ईडी का मैंने बताया था शुरू में बाइक बोट वाला उदाहरण देकर के कि 250 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किया है। ईडी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। आदर्श जैसे मामलों में, संजीवनी जैसे मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त लिक्विडेटर्स के पास पैसा है, या कहीं कहीं एसओजी के पास है, या कहीं सीबीआई ने जब्त कर रखा है, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं पीआईडी एक्ट्स की, उन्होंने भी बहुत सारा पैसा जमा कर रखा है कई कंपनीज का। अब ये सारा पैसा कैसे बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के पास आए और कैसे उनका भुगतान हो? पीएसीएल का 50,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा सेबी के पास है।
सरकार को करना तो ये चाहिए। अभी उसने पीएसीएल के मामले में सेबी से कहलवा दिया कि साहब अब 17,000 से 19,000 वाले भी अपने कागज भेजो, उन्हें भी भुगतान करेंगे। केवल एक छलावा, भ्रम, धोखा, ताकि आप इस आंदोलन से ना जुड़ें, बट्स एक्ट के तहत अपने भुगतान की मांग ना करें। क्योंकि बट्स एक्ट तो सीधे सीधे साफ साफ कहता है 2 से 3 गुना पैसा देना है, आपकी जमा राशि का 180 दिन में देना है। ये नहीं है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पीएसीएल के लोगों का पैसा ब्याज समेत दे दो, 6 महीने में दे दो। सेबी को कह दिया, और सेबी ने आज कितने साल हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 साल हो गए। 9 साल में ब्याज तो छोड़ो, मूल भी नहीं दिया लोगों का। किसी किसी को तो 2-2, 3-3 रुपए का भुगतान किया है। तो ऐसे आदेश का क्या फायदा सुप्रीम कोर्ट के का। 2012 में सहारा के मामले में कह दिया था 15% ब्याज के साथ 90 दिन में पैसा वापस कर दो, 3.5 करोड़ लोगों का। किसी को नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। ऐसे आदेशों का क्या फ़ायदा दोस्तों। अब एक नया लकूना सेंट्रल गवर्नमेंट और ले आई कि अमित शाह ने खुद जो है सहकारिता मंत्रालय अलग से बना दिया, सहकारिता मंत्री खुद बन गए, और एक सुप्रीम कोर्ट को अपने प्रेशर में लेके कहा कि वो सेबी से 5,000 करोड़ रुपए सीआरसी को दे दे। सीआरसी एक पोर्टल स्थापित करे, सहारा के निवेशक वहाँ आवेदन करें और वो उनका भुगतान कर दे, पहले 10,000 तक का। उसके बाद में फिर देख लेंगे चुनाव के बाद, 2024 के आम चुनाव के बाद। 112 लोगों को फर्जी थे या असली थे तो अमित शाह जाने, या जिन्हें पैसा मिला है वो जाने। 10,000 रुपये दिया भी 4 या 5 अगस्त को इसी वर्ष। दोस्तों, जब सेबी से पैसा लेकर सीआरसी को दिया जा सकता है, वहाँ पोर्टल स्थापित करके सहारा समूह के कुछ लोगों का भुगतान किया जा सकता है, तो क्या सरकार या सुप्रीम कोर्ट, जो सेबी के पास पैसा है, एनसीएलटी के पास है, किसी लिक्विडेटर के पास है, किसी हाई कोर्ट ने जब्त करवा रखा है, किसी ईडी के पास है, सीबीआई के पास है, या किसी और एजेंसी के पास है, उसे बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ को नहीं दिलवा सकता? जब एक कानून बना दिया पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से, और वो कानून इसीलिए बनाया कि सेबी फेल हुई, एनसीएलटी फेल हुआ, लिक्विडेटर फेल हुए, कंपनी लॉ फेल हुआ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ फेल हुआ, चिट फंड प्राइज मनी बैनिंग एक्ट फेल हुआ, और तमाम कानून जब फेल हुए, विफल हुए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश विफल हुए, तो भुगतान के लिए भुगतान की गारंटी का कानून बट्स एक्ट 201 लाया गया, और इसके तहत हर जिले में, हर तहसील में सक्षम अधिकारी अपॉइंट किए गए। मेरा सवाल यही है सरकार से कि जब सरकार ये कर सकती है जो गैर कानूनी था, तो जो कानूनी प्रावधान है कि बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ को पैसा देकर हर जिले और हर तहसील के माध्यम से भुगतान पटल स्थापित करके सबका भुगतान करवा दिया जाए, अगर सरकार की नीयत साफ है तो। लेकिन नहीं, सरकार की नीयत में खोट है, पाप है। वो आपका पैसा वापस करना नहीं चाहती, केवल आपको गुमराह करना चाहती है। और सरकार को और ठगों को और बेईमान एजेंसीज को ताकत देते हैं कुछ हमारे ही अपने बीच के लोग, जो बट्स एक्ट की खिलाफत करते हैं, भिन्न भिन्न तरीकों की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि हम राजनीति करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। कई बार कि हम केवल सरकार, मतलब जो सत्ताधारी दल है उसका विरोध करेंगे, विपक्ष के लोगों के साथ मिल जाते हैं, उन्हें वोट देने की बात करने लगते हैं। जबकि हम क्या कहते हैं, पहले भुगतान फिर मतदान। किसी भी पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे, ना अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। दोस्तों, हमसे पहले बहुत लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, इस संघर्ष को लड़ा, लेकिन वो सब विफल रहे। कोई भी सफल नहीं हो सका आपका भुगतान कराने में। कोई इतना भी नहीं कर सका जितना कि हमने करवा दिया कि कम से कम भुगतान पटलों की स्थापना करवा दी पूरे देश भर में। बहुत लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पहले भी प्रयास किया। उनको लगता है कि यार करोड़ों ठगी पीड़ित जमा करता परिवार हैं, अगर हम इनके नाम पर पॉलिटिकल पार्टी बना लें तो हम सांसद बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनके दिमाग में ये लालच आ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये संभव नहीं है। आपसे वो पॉलिटिक्स के नाम पर भी, अब चुनाव लड़ने के नाम पर चंदा मांगेंगे, पहले आंदोलन चलाने के नाम पर चंदा मांग रहे थे। इन लोगों की नीयत भी पाक साफ नहीं है। आपको ठगों के साथ साथ ठगों को ताकत देने वाले इन ठगनियों को और दलालों को भी पहचानना है, और इन सबसे दूरी बनाकर अपना लक्ष्य अटल कर लेना है कि पहले भुगतान फिर मतदान। जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को
मतदान नहीं करेंगे, हम नोटा जैसी वाहियात चीज़ पर भी नहीं जाएंगे। हम अपने घरों में रहेंगे, मतदान का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे और हमें ये 10,000 रुपये का या 5,000, 17,000 या 19,000 का झुंझुना नहीं चाहिए। हमें संपूर्ण भुगतान चाहिए, वॉट्स एक्ट के अंतर्गत चाहिए, अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना चाहिए और 180 दिन में चाहिए और अपनी तहसील और जिलों के माध्यम से चाहिए। इस पर आपको अटल रहना है दोस्तों, और जब आप अटल रहोगे तो निश्चित रूप से चाहे वो मोदी सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, वो आपके समक्ष शनै शनै झुकेंगी, दंडवत करेंगी आपको, और उन्हें अपनी सत्ता बचानी होगी तो आपका भुगतान वर्ष 2023 में ही करेंगी। इसको लिख के रख लें तमाम लोग। मैंने कहा है कि वर्ष 2023 भुगतान वर्ष होगा। निश्चित रूप से आपका सबका भुगतान वर्ष 2023 में ही होना है, ये तो तय है। और ये चमत्कार 2 अक्टूबर 2023 से गांधी जयंती को होने जा रहा है दोस्तों। आप लोगों को भरोसा नहीं था मेरी बातों पर पहले भी, लेकिन आज तो सब कुछ आपके सामने है, इसलिए अब भरोसा करो। ज़्यादा से ज़्यादा साथी 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के दिन गांधी समाधि, राजघाट, रिंग रोड, नई दिल्ली पर सुबह 6 बजे आ जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप आ गए, जितने ठगी पीड़ित देश में हैं उसका 1% भी आ गया दोस्तों, तो मैं प्रधानमंत्री को, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गांधी समाधि पर तब तक फूल नहीं चढ़ाने दूंगा जब तक आप सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं हो जाएगा। प्रधानमंत्री ये नहीं कह देगा देश के तमाम जिला कलेक्टर्स को और एसडीएम्स को कि सबके आवेदन लो, भुगतान पटल स्थापित करो और तुरंत इन सबका संपूर्ण भुगतान करो, चाहे कोई सहारा का हो, चाहे कोई पीएसीएल का हो, चाहे कोई टोगो का, चाहे कोई जीसीए का, चाहे कल्पतरू का, करम भूमि का, रोज वैली का, सक्षम डेयरी का, जेकेवी का, ट्रिनिटी का, जनशक्ति का, अनंत निधि का, या यूनिमैक्स का, या जो है आदर्श का, संजीवनी का, या नवजीवन का, या आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, या समृद्धा जीवन का, साईं प्रसाद का, साईं प्रकाश का, या लटर पटर जितनी भी हैं, ये बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, ग्रीन टच, एवरग्रीन, और ये इस तरह की जो 3 लाख टोटल कंपनीज हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनकी भी बात कर रहा हूँ। इन सब का भुगतान प्रधानमंत्री करवाएंगे, स्वयं करवाएंगे। लेकिन दोस्तों आप सबको आना पड़ेगा, आप आएंगे, मुझे पता है ये चमत्कार होने जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो धूर्त लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव के मैदान में नहीं उतरते। आपने देख ली उनकी औकात क्या है, उनकी नीयत क्या है। मैं पहले से ही समझाता रहा कि आपको ठगे ठगाए लोगों को और ठगेंगे, इनके झांसों में मत आना। ये अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी अहम की पूर्ति के लिए आपके साथ धोखा कर देंगे, और आज वो हो रहा है, आप देख रहे हो। चाहे वो कौन सी हसीना थी वो ठगनी हो, या ये कौन सा शकुनी मामा था ये हो, या कोई और दूसरे लोग हों, सब ने आपके साथ केवल छल किया है। लड़ाई के नाम पर आपसे चंदा बटोरा है, कुछ लोग आज भी बटोर रहे हैं। मैं आपको सावधान करता हूं, सज्ज करता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। आपका भुगतान केवल और केवल वॉट्स एक्ट 2019 के तहत होगा, और भुगतान से ही आपको सुरक्षा मिलेगी। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट आपको कोई सुरक्षा नहीं दे पाएगा। मेरे भी कई साथी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन के साथ सिक्योरिटी के लिए डाल दो, सुरक्षा के लिए डाल दो। मैं कहता हूं कि वो मूर्खता है, धन की बर्बादी है, फिजूल खर्ची है। अपने मूवमेंट को आप स्वयं खत्म कर लोगे। कोई भी रिट, कोई भी पिटीशन कहीं भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल मत करो। केवल और केवल वॉट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए एक लंबा संघर्ष इस प्रधानमंत्री के खिलाफ करो, ताकि तमाम जिला कलेक्टर्स को कहे कि सबका भुगतान करो। और सबका भुगतान 180 दिन में ही हो जाना है। 180 दिन तो जेल में भी काट सकते हो, बोले आदमी आग में काट लेता है आदमी 6 महीने। तो क्यों डरते हो? किस लिए इस तरह की बहकी बहकी और डरी डरी बातें करते हो? तुम जैसे ही सुरक्षा की मांग करते हो, सरकार को पता चलता है कि तुम डरे हुए हो। और डरे हुओं से कौन डर रहा है? भयमुक्त हो जाओ बिल्कुल। कोई पटिशन नहीं, किसी हाई कोर्ट में नहीं, किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं। केवल सामाजिक शक्ति के द्वारा हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की सामाजिक शक्ति को संकलित करेंगे, सरकार को झुकाएंगे, आपका भुगतान कराएंगे। जिस दिन आपका भुगतान, सबका भुगतान हो जाएगा, आपको सुरक्षा स्वयं मिल जाएगी और पैसा भी मिल जाएगा। तमाम निवेशक, जो भी आपके निवेशक हैं, वो आपको आपका कमीशन भी देंगे, खुश होंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे। इसलिए मेरी चेतावनी भी है और अनुरोध भी है कि कोई भी इस बेईमान सिस्टम से, किसी कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कोई सुरक्षा नहीं मांगेगा।
2 अक्टूबर 2023 को तमाम लोग सुबह 6 बजे गांधी समाधि राजघाट आएंगे, अपना भुगतान और अपनी सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।